सतीश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कल प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच जरूर सुनी होगी। प्रधानमंत्री की स्पीच में लालू परिवार का भी जिक्र था, बिना नाम लिए ही जिक्र था, लेकिन था। एनसीपी के नेताओं का भी जिक्र था, लेकिन जब एनसीपी के भ्रष्टाचार का जिक्र होता है, कथित भ्रष्टाचार का, तो भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए मुंह लपलपा रही है, जिन नेता के लिए, जिन बड़े नेता के भतीजे के लिए, शायद वहां पर जब वो आ जाएंगे तब वो जिक्र संभवतः बंद हो जाएगा। और तमाम लोग तो शिवसेना में आप देख चुके हैं कि ईडी की नोटिस के बाद क्या हुआ। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि सही समय पे चुनाव हुए तो 10 महीने के करीब बचते हैं, और अगर समय से पहले हुए तब तो आप कह सकते हैं कि 5 महीने 6 महीने बचते हैं। आने वाले वक्त में किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, और भाजपा कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहती है? देखिए, ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती से, शायद भोपाल से ही था ये कार्यक्रम जी। जिसमें शायद 10 लाख लोग पूरे देश से जुड़े हुए थे। तो मध्य प्रदेश की धरती से पूरे देश का चुनाव प्रचार का शंखनाद था, जो लग रहा था कि जैसे जनरल इलेक्शन, आम चुनाव का एक शंखनाद किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की भूमि को इसके लिए उपयोग किया, जबकि चुनाव अभी मध्य प्रदेश में। जी। अब आपने सब जिक्र कर ही दिया है। एक मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। एक पत्रकार ने या कुछ देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति से एक सवाल किया था बहुत पहले, कि मतलब था ना वार अगेंस्ट टेरर, जी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। तो किसी ने सवाल किया था कि आपका टेरर हमारे टेरर से फर्क कैसे? अमेरिका वाले फर्क करते थे और भारत का अपना टेरर था। तो बोले कि आपको हमारे खिलाफ जो टेरर होता है वो नहीं दिखता, और आपका जो टेरर है उसका डेफिनेशन अलग है। तो मैं ठीक इसी ढंग से मैं परिवारवाद और ये जो करप्शन का मामला है उसको हम उसी ढंग से देख रहे हैं जी। कि मेरा वाला भाई भी भ्रष्टाचार के सवाल पर 40% कमीशन के सवाल पर भाजपा कर्नाटक में हारी है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा था जी। बाकी जो आप कह ले, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यही था। मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा बड़ा बन रहा है। वहां तो लोग कह रहे हैं 50% वाली बात है कि नहीं। और ये भी आरोप लगाता रहा है विपक्ष कि जो भाजपा से हाथ मिला लेता है या मिलवा दिया जाता है वो धुल जाता है डिटर्जेंट। जी। तो ये एक बात है। और परिवार के बारे में आपने कह ही दिया, मैं नहीं मानता। देखिए, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि जो परिवारवाद है या फिर ये जो भ्रष्टाचार है उसका कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। जी। हम परिवार का तो सपोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई, कि राहुल गांधी गांधी परिवार के लोग कहते हैं, अब कहने लगे हैं कि हमारे तो पिता और हमारी दादी शहीद हुई। जी। उस आधार पर उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसे तो पूरा देश ही परिवारवाद से ग्रस्त है, क्या करिएगा। करप्शन एक ऐसी चीज है कि यूनिफॉर्मिटी है जिसमें कोई इसको सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन तराजू सबके लिए एक होना चाहिए। कि मतलब कहने का मतलब है कि करप्शन के खिलाफ वॉर है, वॉर अगेंस्ट करप्शन। तो फिर एकदम एक मतलब किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने को छोड़ करके सिर्फ दूसरे वाले को टारगेट करोगे तो अभिषेक जी, हम कोई भी यहां पर जो है यही कहेगा कि भाई मेरे हाथ आ जाते, भले ही हम करें। आप समझ रहे बात? आज मौका मिला हुआ लोगों को, ये कहते हैं कि उधर तो बचा ले जाते हैं, इधर आके छापा लगवा देते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि भ्रष्टाचार को कोई जस्टिफाई करेगा, तो पब्लिक मनी का लूट होता ही है। तो एक बात। दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी कल नैरेटिव गढ़ा है उसमें उनको सब पर जवाब मिलेगा, और मिल रहा है। कई नेताओं के नाम छोड़े उन्होंने, नीतीश जी के छोड़ दिए,
हमको लगता है आप पार्टी का भी नाम नहीं लिया मेरे ख्याल से। तो अब वो डायनामिक्स है, लेकिन जो मैं कल के डायनामिक्स में देखता हूं, जो मैं आप अगर उस पर आ रहे हैं, तो डायनामिक्स में जो महत्वपूर्ण बात थी मेरे ख्याल से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड थी जी। अब वो क्या डायनेमिक्स बनता है कैसे, उसमें आज तो शायद आप पार्टी के लोगों ने सपोर्ट भी किया है, तो वो क्या नैरेटिव अंततः बनता है, कौन प्रभावी नैरेटिव होता है, कौन कट जाता है, या फिर सवाल कितने खड़े हो गए। आज कल से आज ही देख लीजिए, कई सवाल खड़े कर दिए सबने, सब गिनती गिना रहे हैं। सर, इस मामले में मैंने कई संविधान विशेषज्ञों से बात की है, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है वो संविधान संशोधन की कई एक अलग परिभाषा, एक अलग तरह से जो संविधान संशोधन होता है एक्सट्रीम केसेज में, जैसे पंचायती राज के जमाने के लिए नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ, जिसमें देश के आधे राज्य जहां विधानसभा है, राज्य प्लस यूटी, आधे, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से यदि वो पारित होकर आता है, तभी जाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में रखा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे 73वां और 74वां संशोधन नरसिम्हा राव ने पंचायतों और म्यूनिसपैलिटी के लिए कराया था। इस तरह की चीजें हैं। मिजोरम ने भी विरोध किया, तो चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि मानसून सेशन में रख दिया, पास करा लिया। अभिषेक जी, बहुत सारी चीजों की चर्चा से ही जो है ना नैरेटिव सेट होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल को अब सबको लाइन तो लेनी ही पड़ेगी, सबको लाइन तो लेनी ही पड़ेगी ना, या नहीं लेनी पड़ेगी। आज आप पार्टी ने लाइन ले लिया जी कि भाई 44 आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है, और ये 44 तो मेरे ख्याल से उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज वाले में है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक डीपीएसपी। तो ये इसका ये है, लेकिन मोटी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी कल नैरेटिव गढ़ा है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो परिवार को लेकर हो, वो एक सर्वमान्य सबसे बड़े देश के नेता इस वक्त हैं, उस आधार पर प्रचार तंत्र से अगर ये लोगों तक पहुंचता है, तो ये शायद उनकी खासियत है कि वो सीधे ऑपोजिशन कैंप पे ले जाते हैं चीजें को, और प्रचार के माध्यम से सत्यता स्थापित होती है। अब देखना होगा वो कितना सच्चा है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि कई एक चीजों पर प्रतिवाद कितना होता है। अब प्रतिवाद होने लगा, पहले प्रतिवाद जो था उसमें कमी थी, सब लोग एक साथ जो है जवाबी हमले कर रहे हैं, जवाबी हमले कर रहे हैं, वो होगा। तो देखिए कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन भाई डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चल सकता, ये बात भी सच है जी। मीनू जैन जी, जो बात सतीश सर कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता, क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके कोई व्यक्ति डबल स्टैंडर्ड को सार्वजनिक तौर पर पुष्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है और सिर्फ विपक्ष के भ्रष्टाचार की बात करे? और ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश का इतिहास है, सतीश सर जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सतीश सर तो उस दौर में मीडिया में भी थे और बड़ी भूमिका में थे। पीवी नरसिम्हा राव एक दलीय व्यवस्था के आखिरी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जब जैन हवाला कांड पर कार्रवाई की तो अपनी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी या एसआर बोम्मई नहीं थे, बल्कि उसमें विद्याचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया, बी शंकरानंद जैसे, पी शिवशंकर जैसे उनके कैबिनेट मंत्री भी गए थे जैन हवाला मामले में। यहाँ इम्पार्शियलिटी क्यों नहीं है? यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में एक बायस्ड अप्रोच क्यों दिख रहा है? मैं इससे पहले आप सवाल पूछे अभिषेक, मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, मैं मुझे रह गया, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, आई एम सॉरी। देखिए, आप अगर आप उम्मीद कर रहे हैं नैतिकता की, है ना, तो भूल जाइए, अब सीधे युद्ध हो रहा है, चुनाव जीतना है, सत्ता पाना है ना, कोई नैतिकता व्यक्ता खत्म है भाई। पहले तो इस्तीफा हो जाता था खाली आरोप लगने पर, है, रेल एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। अब कोई नैतिकता नहीं है, सीधे सत्ता का हम कहेंगे कि एकदम ब्लडी वॉर है। तो उसमें अब कोई मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें सेमलेंस ऑफ क्या कहते हैं, एक इस तरह से मतलब जो नॉर्म्स हैं, ये सब कुछ नहीं है, एकदम खुला खेल है ना, और कोई नैतिकता नहीं है। तो जो जिसके ऊपर जितना आरोप जड़ दिया,
वो बात चल गई, अभी चला दिया गया, किसी के दूसरे को रोक दिया गया, कुछ भी कर लिया, एक तरफा हमला होता रहा, टारगेटेड होते रहा, कुछ नहीं मैटर करता। ये अभी एक चीज बन गई। अब इसका प्रतिवाद कैसे होता है, जी जनता कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि विपक्ष वाले एक चीज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं इस चीज को, कि वो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। ये भी एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। जी अब विपक्ष एक रहता है, वो अपना नैरेटिव चला पाता है कि मोदी जी एकदम से शुरू से ही प्रचार के एकदम बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनके पास, और खुद बोलने में और ये में, तो फिर वो पार पाते हैं, वही फिर से आगे चले आते हैं, ये देखने लायक। सतीश सर, आपने अपनी पत्रकारिता के पीक के दौर में, मैं समझ पा रहा हूं कि शायद वो 90 के दशक का सेकंड हाफ रहा होगा, जब आप लोग उस दौर में टेलीविजन पत्रकारिता की शुरुआत में नए नए लोगों को रेडियो और अखबार से ऊपर टेलीविजन की तरफ ला रहे थे, और वो दौर ऐसा था जिस दौर में केंद्र से राज्य तक भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होता था, तो जनता दल और भाजपा के अध्यक्ष की कुर्सी भी जाती थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, केंद्रीय मंत्रियों की कुर्सी भी जाती थी, खुद प्रधानमंत्री को लखू भाई पाठक चीटिंग केस जैसे मामलों में फंसना पड़ता था। यानी भ्रष्टाचार के मामले में चारों तरफ से रिपोर्टिंग होती थी। आज आपको नहीं लगता कि मीडिया सिर्फ वन साइडेड रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर ही कर रहा है, और आज की मीडिया भ्रष्टाचार के मामले में भी बहुत सेलेक्टिव तरीके से खबरें चला रहा है? क्या आपको लगता है कि इसको अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसका शेयर अब काफी नीचे गिर गया है, जो हालिया जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं? अब आपको लगता है कि देखिए, क्या उस द्वारा सेट किए गए नैरेटिव से करप्शन एक बार फिर 1989 की तरह मुद्दा बन पाएगा? ये सवाल का उत्तर मैं जरा लंबा दूंगा। पहले तो ये जी कहूंगा कि जो आप जो जी कह रहे हैं, मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, मैं इसको मेन स्ट्रीम मीडिया का भारी भ्रष्टाचार कहता हूं। जी अगर वन साइडेड स्टोरी दिखाई जाती हैं और उसमें कोई बैलेंस नहीं रहता है, तो जी ये एकांगी भ्रष्टाचार और कॉल्यूजन है। तो इसको मैं एक लाइन में इस सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने पूरा एक लंबा लिस्ट गिनाया है। जनता भी, मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताऊं, कि जो जात में, धर्म में, क्षेत्र में, इलाके में जो बटी हुई जनता है, वो जात क्या कोई बड़ा क्रिमिनल होता उसको ही हीरो जब मान लेती है, तो ये करप्शन का बात तो सालों 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 साल सुन रही है, वो भी पक गई, उसको समझ में नहीं आता। नहीं तो एक भ्रष्टाचार पर पूरे देश में, कई देशों में तो एकदम उथल पुथल खत्म मतलब मामला हो जाता जी। लेकिन यहाँ नहीं होता, लोग घिस पिट गए उसको सुनते सुनते। उसी प्रकार से जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं कहता हूं कि मोदी जी के हित में नहीं है कि जो लोग एक तरह से चीजों को दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखा रहे। हालांकि हाल का सुनने में आया, थोड़ा बहुत दिखाने लगे हैं, देखा नहीं है। वो उनका नुकसान कर रहे हैं जी। क्योंकि आपको पता होगा कि क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, कि जो यूट्यूब की पत्रकारिता हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं एकदम बहुत शुद्ध और ये है और वो है, लेकिन उसका रियलाइजेशन जो है कहीं दिखा है। अब नए मंत्री लोग भी यूट्यूबर से मिल रहे हैं, उनकी बातों को पहचान रहे हैं, यहाँ भी पैठ बनाने की कोशिशें हो रही हैं, होंगी। ये क्यों हुआ? अगर सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया थी तो। आप समझ रहे हैं ना? ये लेट भारतीय जनता पार्टी ने सीखा, मुझे क्या लगता है। तो मेरा तो यही कहना है, और इसके साथ जो दो बातें कहना है कि जो अभी सुन रहे थे चर्चा में, मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का हमारे अमेरिका का जो दौरा था, वो एक व्यक्तिगत सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए था अमेरिका के साथ। अमेरिका वाले बड़े बदमाश होते हैं भाई, सब सामान बेच देंगे आपको, वो होंगे, वो किसी का नहीं होते, ये आप समझ लीजिए। बड़े व्यापारी माइंड के हैं वो लोग, है ना?
तो वो एक था कि भाई वहां गए तो 15 तरह के समझौते हमने सुना है कि सब हुए हैं। तो हो सकता है जो अमेरिका का जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जिसका जो बेस है पूरे अमेरिकी सरकार का, वो खुश होगा। तो ये एक दौरे का मेरे ख्याल से कारण था। अब क्या हुआ उसमें नहीं हुआ ये तो हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैंने ये नहीं कहा, हम थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं आप दोनों को, मैंने ये नहीं कहा कि ये जनता बनाम बीजेपी चुनाव होगा, मैंने नहीं कहा। ये भाजपा, ये जो विपक्ष वाले हैं वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर, इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा। जनता अब इन्फॉर्म सिविल कोड से प्रभावित होगी, जनवरी में राम मंदिर से प्रभावित होगी, पसमानदा मुसलमानों के सामने आउटरीच से होगी, अभी नए पार्लियामेंट से होगी और तरह तरह की चीजों से होगी। ये मैं नहीं जानता नहीं, लेकिन प्रयास यही है कि इसको इस ढंग से खड़ा किया जाए। मैं एक और बात बोल के खत्म कर दूंगा अभिषेक जी। हाल के दिनों में जो अडानी पर हिंडनबर्ग के को लेकर हमला हो रहा था, वो रुक सा गया। मैं पटना के विपक्षी मीटिंग में भी इस बात की चर्चा उस बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर केंद्रित करके नहीं देखा, नहीं सुना। क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम। अब पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, बड़ा देखने लायक होगा कि जिसके लेकर पिछला सेशन चला ही नहीं, वो पुराना हो गया सेशन, पार्लियामेंट भी पुरानी हो गई। अब नए संसद भवन में मतलब ये आपको, अब वो क्या विपक्षी पार्टियां इसका कैसे क्या करती हैं देखने लायक होगा। राहुल गांधी को भी देखने लायक। एक और बात, बस एक और बात। मेरा ये कहने का एक अर्थ है, जैसे आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और जनता बनाम बीजेपी की बात कर रहे हैं अभी, हमें एक चीज बताइए, मैं इसको आप बैलेंसिंग कहिएगा, मैं जानता हूं, मैं कोई पक्ष या आर या पार वाला काम नहीं करता, हाँ, कि इधर हूं या उधर हूं, मैं को जो समझ में आता हूं मैं बोलता हूं, बस इतना ही है मेरा। अभी विपक्ष, जिस तरह से विपक्ष पर कल हमला किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, मैं सोच रहा हूं ऐसे कि जो विपक्षी दल पटना में जुटे थे, अगर उनके 4 नेता भी आज अगर विपक्ष का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्हीं चीजों पर बात करने के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो आरोप लगाए हैं, जो इसका एक शंखनाद किया है, तो इसका इंपैक्ट क्या होता। इसका मतलब कि विपक्ष में भी जो गर्मी, एकता और जो एक आवाज और एक नैरेटिव बनाने की और समन्वय का वो कमी है। इसका मतलब ये नहीं है, इसी से निकलता है कि हम इच्छा से कहें कि ये जनता बनाम बीजेपी होगी, कोई जरूरी नहीं।